Welcome you all in chemistry by Pradeep Kumar for 10+2. We are discussing the chapter haloalkanes and haloarenes, and it is part 4 of this chapter. Today we will discuss the physical properties of haloalkanes and haloarenes. So physical properties. सबसे पहले हम इसके कलर की बात करते हैं, ये दिखता कैसा है। एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं तो इनका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डिवेल्प कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। ब्रोमाइड और आयोडाइड जो हैं उनमें कलर आ जाता है जब इनके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो लो। तो जब हम इसको एक्सपोज करते हैं सनलाइट के लिए तो उतनी एनर्जी सनलाइट से ये गेन करके इनकी डिसोसिएशन हो जाती है और कुछ फ्री ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स और फ्री आयोडीन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जिनकी वजह से इनमें कलर डेवलप हो जाता है। लेकिन एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल क्लोराइड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई है, जो इनको सूर्य की जो लाइट है उससे नहीं मिलती। उसके बाद बात आती है स्मेल की। तो मैनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। जो वोलेटाइल हैलोजन के कंपाउंड्स हैं उनकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेल मीन्स मीठी मीठी खुशबू होती है इनकी। फिजिकल स्टेट मीन्स वेदर दे आर इन सॉलिड स्टेट और इन लिक्विड स्टेट और इन गैसियस स्टेट। तो चलिए हमने इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इट इज इन गैसियस स्टेट। मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, इट इज ऑल्सो गैस। Ethyl chloride C2H5Cl, it is also gas. Chlorofluoromethane CH2ClF, it is also gas. Higher alkyl halide up to 80, मतलब इससे ऊपर वाले एल्काइल हैलाइड और कितने नंबर ऑफ कार्बन तक? 18 कार्बन तक लिक्विड स्टेट में होते हैं। हायर एल्काइल हैलाइड मोर देन C80, और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम की संख्या 18 से ज्यादा है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सो दिस इज द फिजिकल स्टेट ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स are considerably higher than those of hydrocarbon of the comparable molecular mass। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है क्लोराइड्स का, ब्रोमाइड्स का, आयोडाइड्स का, एल्काइल क्लोराइड्स, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड्स, इनका हायर होता है, ज्यादा होता है। किससे? उन हाइड्रोकार्बन से जिनका मॉलिक्यूलर मास इनके अप्रोक्सीमेटली कंपैरिजन में होता है। जैसे सपोज करो हम कंसीडर कर रहे हैं इथाइल क्लोराइड, तो हाइड्रोकार्बन कौन सा आएगा? इथेन। मिथाइल क्लोराइड, मीथेन। तो इस तरह से अगर हम इनका कंपैरिजन करें बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स के ज्यादा होते हैं। यहां पे भी हमने इसको कंपैरिजन किया हुआ है इसका। यहाँ पे एल्केन्स, हेलोएल्केन्स। अब एल्केन की रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं RH से और हेलोएल्केन की करते हैं RX से। इट इज नॉन पोलर मीन्स एल्काइल और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में रहता है इसका। लेकिन RX में कार्बन और हेलोजन एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर नहीं है, बल्कि कैसा है? पोलर फॉर्म में है। पहले भी बताया था हमने। इसका जो
बॉन्ड पेयर है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में ना रह करके हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एल्काइल ग्रुप के ऊपर, उसके कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये जो हैलो एल्केन्स हैं दीज आर पोलर इन नेचर। फिर अगर हम इनके मॉलिक्यूलर मास की बात करें, कंपेयर करें इनका मॉलिक्यूलर मास, तो इनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है और एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। मॉलिक्यूलर मास हम निकालते कैसे हैं कि एक मॉलिक्यूल में जितनी भी एटम्स होंगी उनकी एटम्स का एटॉमिक मास का सम करके हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हैलोजन है, तो हैलोजन का एटॉमिक मास ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कम होता है, तो इसलिए इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आता है, हायर मॉलिक्यूलर मास। फिर बात करते हैं इसमें कि किस तरह की फोर्सेस होती हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है, नॉन पोलर है, इसलिए किस तरह की फोर्स होगी, वंडर वाल फोर्सेस होगी। इसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहां पे पार्शियल चार्जेस हैं, तो एक तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी और दूसरे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो दो तरह की फोर्सेस हैं, दोनों यहां पे अप्लाई होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी और वंडर वाल फोर्स भी। इस तरह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि बॉइल करने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करना पड़ता है, उसको खत्म करना पड़ता है, तभी मॉलिक्यूल जो है वो गैसेस स्टेट में जाता है। तो उसको गैसेस स्टेट में भेजने के लिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, और एनर्जी भी किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जब हम हीट बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस तरह से जो हेलो एल्केन्स हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। और यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट -161 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट -24.2 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, यहाँ पे -161 डिग्री सेल्सियस और -24.2 डिग्री सेल्सियस है। सो दैट इज वाई हेलो एल्केन्स हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ एल्केन हैविंग द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप the boiling point of the alkyl halide decreases in order। अगर हम एल्काइल ग्रुप एक जैसा लगाते हैं लेकिन हैलोजन एटम अलग अलग लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने RI, एल्काइल ग्रुप सेम है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है। फर्क किसमें है, हैलोजन एटम में। यहाँ पे आयोडीन लगी है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन लगी है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क आएगा, तो यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड, मतलब एल्काइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एल्काइल ब्रोमाइड से, और एल्काइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एल्काइल क्लोराइड से, और एल्काइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एल्काइल फ्लोराइड से। ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द हैलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस। क्यों है ये? कि जैसे जैसे हैलोजन एटम का साइज बढ़ता है उसका मास भी बढ़ेगा, और जैसे ही मास और साइज बढ़ता है तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है। क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्सेस बढ़ेगी। सो दैट इज व्हाई दिस इज द ट्रेंड। यहां आप देख सकते हैं हैलोजन का साइज, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हम टॉप से बॉटम में चलते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में, हैलोजन ग्रुप में, तो साइज बढ़ता जाता है, और साइज बढ़ रहा है तो आप देख रहे हैं इसका सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है। और वंडर वाल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा वंडर वाल फोर्स, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे हमने फ्लोरीन को पहले ले लिया है, RF is less than that of RCl is less than that of RBr is less than that of RI।
मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, एल्काइल फ्लोराइड का, उससे ज्यादा एल्काइल क्लोराइड का, उससे ज्यादा एल्काइल ब्रोमाइड का, और उससे ज्यादा एल्काइल आयोडाइड का। एंड दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। और एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, मास भी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। फ्लोरीन का 19 है, क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 18 और आयोडीन का 127 है। और आर जो है यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो जैसे जैसे हैलोजन एटम का साइज बढ़ेगा, उसका मास बढ़ेगा, वैसे वैसे ही वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगी और वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब अगर हमारे पास हैलोजन एटम सेम है और एल्काइल ग्रुप बढ़ता है तो उसके ऊपर इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए इस पिक्चर में हम देखते हैं। दिस इज, ये हमने लिया है CH3X, मीन्स हेलो मीथेन, हेलो इथेन, हेलो प्रोपेन। CH3 CH2X, CH3 CH2 CH2X, हेलो प्रोपेन। यहाँ पे हमारे पास X तो एक जैसा है, मीन्स हैलोजन एटम एक जैसा है। लेकिन एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, यहाँ मिथाइल है, इथाइल है, ये प्रोपाइल है। और जो हमने तीन तीन बार रिप्रेजेंट की है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो रेड कलर की है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, यू कैन सी रेड जो है रिप्रेजेंट कर रही है क्लोराइड्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्लोराइड्स को। मीन्स ये जो रेड बार है ये है मिथाइल क्लोराइड, ये है इथाइल क्लोराइड, और ये जो बार है ये है प्रोपाइल क्लोराइड के लिए। तो अगर हम इनका ट्रेंड भी देखें, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इन क्लोराइड्स का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। अब ये जो वायलेट कलर है ये किसका दिया हुआ है, दिस इज फॉर ब्रोमाइड्स। मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, इसमें भी सेम ट्रेंड, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। और जो येलो कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, इसमें भी सेम ट्रेंड है। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है वैसे ही इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। और अगर आप इन तीन का कंपैरिजन करें, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देयर इज द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो इट मीन्स चाहे हमारे पास हैलोजन एटम का साइज बढ़ रहा है तब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, या एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है तब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि साइज बढ़ने के साथ भी वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, और वैसे ही अगर एल्काइल ग्रुप का भी साइज बढ़ रहा है तब भी वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इंक्रीज कर रही है। तो इस तरह से जब हमारे पास एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है तब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और जब हमारे पास हैलोजन एटम जो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है उसका साइज बढ़ता है, या उसको हम बदलते हैं, फ्लोरीन की जगह क्लोरीन लगाते हैं, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन या ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगाते हैं, तब भी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमरिक हैलोएल्केन्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। आइसोमरिक हैलोएल्केन्स मीन्स ऐसा हैलोएल्केन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उसके स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे आइसोमरिक फॉर्म में हम ब्रांचिंग अलग अलग है, जैसे ये हमारे पास ब्रोमोब्यूटेन है, नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन, यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटेन है, और ये हमारे पास 1 2 3 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देख रहे हैं सेम होगा, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितनी है, 9 हाइड्रोजन है और 1 Br लगा है। इसमें भी 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन।
The boiling point of isomeric haloalkanes decreases with increase in branching. जैसे जैसे हेलोएल्केन में ब्रांच बढ़ेगी वैसे वैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्रोमोब्यूटेन की, नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन है ये, और ये हमारे पास 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ये हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन है. मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनका सेम है. क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला? C4H9Br. यहाँ पे भी C4H9Br और यहाँ पे भी C4H9Br. इसमें भी 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और 1 ब्रोमीन. 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन, 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन. लेकिन अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 375 केल्विन, इसका 364 केल्विन और इसका 346 केल्विन. तो आप क्या देख रहे हैं? ये तो सीधी चेन है, इसमें एक ब्रांच लगी है, इसमें 2 ब्रांचें लग गई है. तो जैसे जैसे ब्रांचें बढ़ रही हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है. तो ऐसा होता क्यों है? 2-bromo-2 methyl propane has the lowest boiling point among the 3 isomers. इन 3 आइसोमर्स में इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है. With the increase in number of branched chain, the molecule attains the shape of a sphere. जैसे जैसे मॉलिक्यूल में ब्रांच बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी शेप लीनियर से कैसी आती जाएगी? स्फेरिकल शेप होती जाएगी. एक ब्रांच है तो थोड़ा सा सफीर आएगा, अगर 2 ब्रांचें हो गई तो कंप्लीट स्फेरिकल आ गया. तो दिस रिजल्ट इन द स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड देयरफॉर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल. अब आप लीनियर में देख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब कॉन्टैक्ट होगा तो जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज्यादा होगा. इस मॉलिक्यूल में एक ब्रांच है, इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा और इसकी शेप स्फेरिकल हो गई. और अगर आप 2 स्फीयर को इकट्ठे रखें तो आप देख सकते हैं कि वो उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो कितना होता है. यहाँ पे भी हमने आपको पिक्चर की सहायता से दिखाया है. देखिए ये लीनियर बैम्बो स्टिक्स हमने बांध के रखी है. अब लीनियर सीधी बैम्बो स्टिक्स हैं तो एक दूसरे के साथ कितनी सट के लगी हुई है, मतलब एक दूसरे के साथ इनका जो टचिंग एरिया है वो बहुत ही ज्यादा है. जितना ज्यादा टचिंग एरिया या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. ये स्फीयर हैं, स्फेरिकल शेप ब्रांचिंग के साथ होती है. तो यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट देख रहे हैं आप, 2 स्फीयर के बीच में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है? थोड़ा सा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है. तो यहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी. इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिक्रीजेस एज द शेप चेंजेस फ्रॉम लीनियर टू स्फीयर. तो स्फीयर में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होने की वजह से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और लीनियर चेन में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होने की वजह से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है. तो यही कारण है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है इस मॉलिक्यूल का ज्यादा है, इसका उससे कम है और इसका सबसे कम है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमरिक डाइहेलोबेंजीन्स आर वेरी नियरली द सेम. आइसोमरिक अगर डाइहेलोबेंजीन है तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो अप्रोक्सीमेटली एक जैसा रहता है. जैसे आप यहां देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है 453. ये आपके पास 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है 446 है इसका बॉइलिंग पॉइंट. और आपके पास 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या इसको ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसको हम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं. और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 448. मतलब अप्रोक्सीमेटली मिलता जुलता है. लेकिन अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 256. इसका कितना है? 249. और इसका कितना है? 323. मतलब इनका तो चलो अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का वो बहुत ज्यादा है. ऐसा क्यों? The para isomers have high melting point as compared to their ortho and meta isomer. ऐसा है क्यों? It is due to the symmetry of the para isomers.
that fits in crystal lattice better as compared to ortho and meta isomers. किसकी वजह से है? इसकी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होने की वजह से। जब हम इसको इकट्ठे रखते हैं तो एक दूसरे के साथ पैक हो जाता है, बीच में खाली स्थान कम रहता है, इसलिए ज्यादा सिमेट्री होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड स्टेट में इसकी सिमेट्री अच्छी है, पैकिंग अच्छी हो जाती है, इसलिए जब हमने इसको पिघलाना है तो इसके पिघलाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो ज़्यादा है। यहाँ हम पिक्चर की सहायता से देखिए, एक जैसी चेयर और एक जैसी चेयर को हमने चेयर के ऊपर चेयर रखा है, चेयर के ऊपर चेयर, इसका मतलब इनकी सिमेट्रिकल है ये, और इस तरह से इनकी पैकिंग देखिए कितनी क्लोज पैकिंग आ गई। सेम केस इज इन द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर हमारे पास इस तरह की चेयर है जिसमें आपने देखा है स्कूलों में लगी होती है, यहाँ पे आपको क्लिप बोर्ड रखने के लिए या कॉपी नोटबुक रखने के लिए, लिखने के लिए एक फट्टा लगा होता है, तो अगर हमने इन चेयर्स को इस तरह रखना है तो इस तरह से नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ये इस फट्टे की वजह से जो है वो एक दूसरे के बीच में कॉम्पैक्ट जो है वो नहीं बैठ सकती है। इसलिए अगर ठीक ढंग से नहीं बैठेगी तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में इस सिमेट्री होती है, इसलिए फिटिंग इसमें ज्यादा होती है, इसमें ये एक दूसरे के फिट नहीं बैठती और इसमें भी एक दूसरे की ये फिट नहीं बैठती है सॉलिड स्टेट में। सो दैट इज वेयर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब बात आती है डेंसिटी। ब्रोमो, आइडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन व्हाट? ब्रोमो, आइडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स। मोनोक्लोरो या मोनोफ्लोरो की बात नहीं कर रही है, क्योंकि ओ वाटर से लाइटर होते हैं। ब्रोमो हेलोएल्केन्स, आइडो हेलोएल्केन्स एंड पॉलीक्लोरो एल्केन्स, दीज आर हैवियर देन वाटर, पानी से ज्यादा भारी होते हैं। अगर पानी और इसको इकट्ठा रखें तो ये पानी के नीचे चले जाएंगे, पानी इनके ऊपर तैर जाएगा। द डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब डेंसिटी बढ़ती किस किस के साथ है? अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। हेलोजन एटम्स बढ़ेंगे तब भी डेंसिटी बढ़ेगी। और तीसरा, एटॉमिक मास अगर बढ़ेगा तब भी डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि डेंसिटी होती क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। दिए हुए वॉल्यूम में कितना मास मॉलिक्यूल का एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द डेंसिटी। और यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्म में कुछ कंपाउंड की डेंसिटी रिप्रेजेंट की है। कंपाउंड नॉर्मल C3H7Cl, मतलब क्लोरोप्रोपेन है ये, इसकी डेंसिटी आप देख सकते हैं 0.89 ग्राम पर मिलीलीटर है। ब्रोमोप्रोपेन 1.335, आइडोप्रोपेन 1.747। जैसे जैसे हेलोजन एटम बदल रही है, उसका एटॉमिक मास बढ़ रहा है, वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स दिखाई है, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन की डेंसिटी आप देख रहे हैं 1.336, ट्राइक्लोरोमीथेन 1.489 और टेट्राक्लोरोमीथेन 1.595। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही डेंसिटी भी बढ़ रही है। और इसी तरह से अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी बढ़ेंगे तब भी डेंसिटी बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी, द हेलोएल्केन्स आर ओनली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। हेलोएल्केन जो है वो पानी में बहुत कम घुलते हैं। In order for haloalkanes to dissolve in water, energy is required to overcome the attraction between the haloalkane molecule and break the hydrogen bonds between the water molecule. अगर हमने हेलोएल्केन को पानी में डिसॉल्व करना है तो जो हेलोएल्केन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। Less energy is released when new attractions are set up between the haloalkane and water molecule, as these are not as strong as the original hydrogen bond in the water. और तोड़ने के बाद फिर क्या होता है?
कि हेलोएल्केन मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल में नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है और वहां से एनर्जी निकलती है, लेकिन जो एनर्जी वहां से निकलती है उसका अमाउंट कम है, तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो इस तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी वो वीक होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर। सो दैट इज व्हाई दे आर लेस डिसॉल्व इन, एज अ रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलोएल्केन्स इन वाटर इज लो। आप यहां देख सकते हैं हेलोएल्केन्स हैं, हेलोएल्केन और हेलोएल्केन के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी तरह से वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हेलोएल्केन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है। ये वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इनको तोड़ना है दोनों को और फिर नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी। नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी बनेगी? हेलोएल्केन मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में ये नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, लेकिन बनने से जो एनर्जी निकलेगी उसका अमाउंट कम होगा और जो तोड़ने के लिए हमने एनर्जी लगाई उसका अमाउंट ज्यादा होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम होगी एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इसलिए जो हेलोएल्केन है पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ये वीक अट्रैक्शन है, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है वाटर में पहले। तो हेलोएल्केन्स टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन हेलोएल्केन जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज क्यों? द न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द हेलोएल्केन्स एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव मच द सेम स्ट्रेंथ एज the ones being broken in the separate haloalkanes and solvent molecules। वहां पे क्या है कि जो नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है हेलोएल्केन और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में वो वैसी ही है, उसकी स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम है जैसी हेलोएल्केन मॉलिक्यूल्स के बीच में थी और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में थी। और जो एनर्जी का अमाउंट हेलोएल्केन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में लगा उतना ही अमाउंट या उससे ज्यादा अमाउंट जो है हेलोएल्केन और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है तो निकल जाता है। तो ये कारण है कि हेलोएल्केन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ द हेलोएल्केन्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।